Assalamualaikum students, my name is Haneen Fatma Kirmani and I am subject specialist in biology. Today we are going to start our new chapter which is transport, and we are going to cover the topic transport in plants. प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्लांट्स में जो मेजर इम्पोर्टेंस है वो मिनरल एंड वाटर की है, जो कि वो सॉइल से हासिल करते हैं और उनको हासिल करने में हेल्प करती हैं रूट्स। रूट्स का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है कि वो प्लांट बॉडी को सॉइल के अंदर एंकर करे, वो प्लांट्स को मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती हैं सॉइल से। अब प्लांट्स को 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। लाइट एंड क्लोरोफिल के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, इनकी भी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये हासिल कर लेते हैं एयर से, मगर प्लांट्स मिनरल एंड वाटर वो रूट्स के जरिए सॉइल से हासिल करते हैं। और रूट्स अब एब्जॉर्प्शन में हेल्प किस तरीके से करती हैं? रूट्स इस तरीके से हेल्प करती हैं कि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। और लार्ज सरफेस एरिया कैसे वो बनाती हैं? बाय एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। रूट्स हेयर लाइक एक्सटेंसिव क्लस्टर्स फॉर्म करती हैं जो कि उनके एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं। अब अगर एग्जांपल ले हम राय प्लांट की, तो राय प्लांट बेशक 1 मीटर से भी कम टॉल हो, मगर उसकी 14 मिलियन ब्रांचेस रूट्स की फॉर्म होती हैं जो कि 600 किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं। अब जो इन एक्सटेंशंस की हम बात कर रहे थे उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर जो हैं वो साइट्स होती हैं फॉर द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड रूट हेयर से मिनरल्स एंड वाटर की अपटेक होती है। अब मोस्ट ऑफ मिनरल्स जो हैं वो रूट हेयर या एपिडर्मल सेल्स से बल्क फ्लो के थ्रू अपटेक होते हैं और बाज़ दफ़ा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी मिनरल एंड वाटर की अपटेक होती है। ये एस्टिमेट किया गया है कि जो सरफेस एरिया रूट्स प्रोवाइड करती हैं उसमें से 67% जो सरफेस एरिया है वो रूट हेयर प्रोवाइड करती हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो प्रोसिपस ट्री जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रूट जो है वो 50 मीटर्स है। अब बेटा हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स में। जो मिनरल्स अवेलेबल हैं प्लांट्स के लिए वो प्रेजेंट होते हैं इन सॉइल वाटर। इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है ऑन फर्टिलिटी एंड एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड सम अदर फैक्टर्स। अगर सॉइल मिनरल्स सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, फॉर एग्जांपल अगर आयनिक बॉन्ड्स वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ बना लेते हैं तो फिर वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। ऐसी सूरतों में हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं सॉइल में, जो कि इन मिनरल्स को बढ़ा देती हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। ये इनऑर्गेनिक आयंस जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, इनका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो डिपेंड करता है ऑन फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन ऑफ these minerals both inside and outside the root. इसके साथ साथ the ease with which they can passively penetrate cell membrane and extent to which carrier molecules and active absorption are involved. Means कि जो active absorption या carrier molecules जो कि रोल प्ले कर रहे हैं in absorbing these minerals, वो किस extent तक present है। अब कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? इनकी अपटेक जो है वो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के थ्रू होती है। मींस के पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट मोस्टली डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मिनरल्स
सिम्प्लास्ट पाथवे लेते हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे मींस जो मिनरल्स हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस करते हैं टू द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल एंड टू द सैप ऑफ जाइलम। इधर से ये ट्रांसपायरेशनल पुल के थ्रू जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिफ्यूजन हम कहते हैं इज द मास फ्लो ऑफ आयंस बाय एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो किस तरीके से होती है? एपोप्लास्ट पाथवे में ये जो आयंस हैं, एपोप्लास्ट पाथवे में ये जो आयंस हैं ये मूव करते हैं टू द एंडोडर्मिस सेल्स। एंडोडर्मिस सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इनकी फर्दर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। अब इधर से या तो ये एंडोडर्मिस सेल्स से एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से ये वैक्यूल से होते हुए फिर जाइलम सेल्स की तरफ पहुंचते हैं। बाज़ दफ़ा डिफ्यूजन जो है वो वैक्यूलर पाथवे के थ्रू भी होती है। इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स टू साइटोप्लाज्म, थ्रू टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, और उसके बाद इन वैक्यूल्स से होते हुए ये डेड जाइलम सेल्स की तरफ पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि एक साइड पे फॉर एग्जांपल इनसाइड द रूट्स इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और फिर भी इन आयंस की जरूरत के हिसाब से और इनको जो है वो अपटेक करना पड़ता है। तो इससे में एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपना रोल प्ले करती है। इस मेथड में हम जो है मिनरल्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन जो कि इनसाइड द रूट सेल्स होती है एज कंपेयर टू सॉइल सॉल्यूशन, उस तरफ हम अपटेक करते हैं। इस प्रोसेस में क्योंकि हम लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं तो एटीपी की जरूरत पेश आती है। एटीपी से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करते हुए उन आयंस को अपटेक किया जाता है। अब क्योंकि इसमें एटीपी की जरूरत होती है तो एटीपी की जरूरत होने की वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन। जबकि अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में एटीपी की जरूरत नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन nutrients are carried from soil to epidermal cells of the root through their cell membrane by facilitated diffusion। अब facilitated diffusion में जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि उन आयंस को फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड द सेल मूव करते हैं। ये कैरियर मॉलिक्यूल्स मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर या एपिडर्मल मेम्ब्रेन जो है रूट्स की उनके अंदर मौजूद होते हैं, और वो वहां से मॉलिक्यूल को बाइंड करके इनसाइड द रूट सेल मूव करते हैं। बाज़ दफ़ा बेटा सॉइल में कुछ मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, या बाज़ दफ़ा उन मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन उधर प्रेजेंट ही नहीं होती सॉइल में, तो उसके लिए रूट्स सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स बनाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ जो कि इनको हेल्प करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करने में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उसकी सप्लाई बाज़ दफ़ा सॉइल पार्टिकल्स में एंड सॉइल वाटर में कम होती है। अब उसके लिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो कि बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो प्लांट्स एक्वायर करते हैं ताकि वो इन स्केर्स न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकें। इसकी एग्जांपल आती है माइकोराइजा एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। हम बात कर रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की जो कि अक्सर सॉइल पार्टिकल्स और सॉइल वाटर के अंदर कम होता है। इसको पूरा करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है वो इनको पूरा करता है। राइजोबियम बैक्टीरियम जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट कर देता है रूट्स को, और रूट्स को इन्फेक्ट करने के बाद वो एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड करता है।
इसके बाद दूसरी एसोसिएशन की बात करें तो वो है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स एंड फंगस। अब फंगस जो है वो फैसिलिटेट करती है फास्फोरस और ट्रेस मिनरल्स लाइक जिंक एंड कॉपर के अपटेक को। रूट्स के अंदर ये फंगस अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपटेक ऑफ फास्फोरस एंड ट्रेस मिनरल्स लाइक जिंक एंड कॉपर उसको बढ़ा देते हैं। इसके बदले में जो फंगस है उसको शुगर और शेल्टर प्रोवाइड करता है प्लांट। माइक्रोराइजा की वजह से प्लांट्स की मिनरल अपटेक एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। माइक्रोराइजा प्लांट की 90% फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। अभी तक बेटा हमने कवर किया मिनरल अपटेक को। अब हम वाटर अपटेक बाय रूट्स देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्टली अपटेक होते हैं थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर वाटर इनसाइड द सेल मूव करे उसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस, और अगर वाटर आउटसाइड द सेल मूव करे उसको हम नाम देते हैं एक्सोस्मोसिस का। सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है एपिडर्मस सेल्स में रूट्स की, वो परमेबल है वाटर और अदर मिनरल्स को, बट सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज partially permeable membrane for most of the solutions. Water moves into the epidermal cells along the concentration gradient and it passes to cortex, endodermis, pericycle and ultimately to the xylem cells. अब इस वाटर मूवमेंट के लिए डिफरेंट पाथवेज होती हैं। इसमें सबसे पहली अगर हम पाथवे देखें तो उसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है? इट इज अ पाथवे इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स which is continuous throughout the plant root. In the roots, apoplast pathway becomes discontinuous in endodermis due to the presence of Casparian strip. अब अगर एपोप्लास्ट पाथवे को हम ट्रेस करें तो ये ट्रेस होगी, अब ये रूट के आउटर साइड पे मूव करता हुआ एंडोडर्मस सेल्स से होता हुआ वाटर गुजरता है। अब इन एंडोडर्मस सेल्स में कहीं कहीं पे आकर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस कर देती हैं वाटर की मूवमेंट को। इसकी वजह से वाटर को ऑल्टरनेट कोर्स लेना पड़ता है। अब ये ऑल्टरनेट कोर्स क्या होगा? इसको हम कहते हैं सिंप्लास्ट पाथवे। It is a system of interconnected protoplasts in the root cells. The cytoplasm of the neighboring cells, protoplasts, is connected with one another by plasmodesmata, which are cytoplasmic strands that extend through pores in adjacent cell walls. In the cells of root, the cell membrane and cytoplasm and plasmodesmata can be regarded as acting together as one partially permeable membrane. हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं बेटा जहां पर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब अक्सर प्रोटोप्लास्ट के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा आर द स्मॉल होल्स इन द सेल वॉल्स। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्मेटा ये एक एंटिटी बन जाते हैं और ये एक एंटिटी बन के ये वाटर को इनसाइड द सेल मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ एक और जो ऑल्टरनेटिंग पाथवे वाटर लेता है वो उसको हम कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। In this pathway, water moves from vacuole to vacuole through neighboring cells, crossing the symplast and apoplast in the process and moving through cell membrane by osmosis. Water moves passively down the concentration gradient. अब इधर क्या है? वैक्यूल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है प्लांट सेल्स के अंदर बिगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने दो पाथवेज बात की, एक एपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट। दोनों पाथवे में हमने ये बात की कि इनसाइड द सेल मूवमेंट होती है। अब जब बाज दफा प्लाज्मोडेस्मेटा से वाटर मूव करता है तो मूव करने के बाद जब वो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, जब वो टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके वैक्यूल के अंदर से होता हुआ मूव करता है उसको हम कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। अब आज का हम पूरा रिकैप्चुलेट करते हैं अपना लेक्चर। हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स,
uptake and transport of minerals and water in plants, mineral absorption by roots, processes involved in absorption by roots, uptake of water by roots, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वेक्यूलर पाथवे को हमने पढ़ा। अब बेटा आपको छोटी सी असाइनमेंट करनी है। ये जो सामने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, इनको आपने बुक पे मार्क करना है। What is facilitated diffusion? Differentiate between diffusion and osmosis. Differentiate between apoplast and symplast pathway. What are plasmodesmata and Casparian strips? What is meant by vacuolar pathway? आई होप आज का आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर टीचर्स। थैंक यू।